राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू BSEB सारथी। आज हम लोग करेंगे पोइट्री सेक्शन के पोयम दी सोल्जर को और एन एपिटैफ को। इसके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर लिखें। तो हमारा पहला पोयम आज का है द सोल्जर। इसको लिखा है रॉबर्ट ब्रूक ने। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पोएट ही नहीं, यानी कि ये सिर्फ एक कवि ही नहीं, बल्कि ये एक सोल्जर थे। ठीक है, यानी कि ये एक सिपाही थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये बहुत ही फेमस हैं वार पोएम्स के लिए, इसलिए इनको वार पोएट के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूक ने एज अ सोल्जर यानी सिपाही के तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ा था। एंड WB ईट्स, जो कि बहुत ही फेमस इंग्लिश के पोइट हैं, उनके अनुसार माना जाए तो रॉबर्ट ब्रूक वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पोइट में से एक थे इंग्लैंड के। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूक के कुछ फेमस वर्क्स हैं। ठीक है, एक है द सोल्जर, दूसरा है हमारा पीस, तीसरा है सेफ्टी और चौथा है द डेड। ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ फेमस वर्क हैं। आइए देखते हैं इस पोयम के बारे में। तो हमारा जो पोयम है दी सोल्जर, ये एक्चुअली में एक सोनेट है। ठीक है, सोनेट कहते हैं 14 लाइंस के जो पोयम होते हैं उसको। ठीक है, और रॉबर्ट ब्रूक के 5 बहुत ही फेमस सोनेट हैं, उनमें से ये एक बहुत ही फेमस सोनेट है दी सोल्जर। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पोयम के जो मेन थीम है उस पर। ये जो पोयम है ये सेट किया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बैकग्राउंड पे। ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान का ये पोयम लिखा गया है, जिसमें जो पोइट हैं, जो स्पीकर हैं रॉबर्ट ब्रूक, ठीक है, वो इमेजिन करते हैं, वो कल्पना करते हैं कि शायद वो युद्ध करते हुए उस फॉरेन लैंड में लड़ते हुए मर भी सकते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर लड़ते हुए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री के अंदर में, तो वो मानते हैं कि उनका जो ग्रेव होगा, उनका जो कब्र होगा, ठीक है, जहां उनको दफनाया जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड के नाम से फेमस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि हिज ग्रेव विल मेक द लैंड द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि वह ग्रेव, वो कब्र हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, यानी इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वो आगे इस पोयम में कहते हैं कि हिज बॉडी कैरीज द डस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि उनका जो शरीर है, ठीक है, वो इंग्लैंड की मिट्टी के कण से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जो सिंबलाइज करता है, जो दिखाता है लव फॉर हिज कंट्री, यानी कि उनका बॉडी जो डस्ट ऑफ इंग्लैंड से भरा है। इससे पोइट कहना चाहते हैं कि ये दिखाता है कि उनके अंदर इंग्लैंड का प्यार, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़ उनके अंदर में बसे हुए हैं। ठीक है, इस पोयम के अंदर में जो पोइट है रॉबर्ट ब्रूक, वो इंग्लैंड को अपनी मदर की तरह मानते हैं। ठीक है, अपने कंट्री को वो अपने मदर की तरह मानते हैं और वो कहते हैं कि ये वही कंट्री है, ये मेरी माँ की तरह है, जिसने मुझे पाला पोसा है, जिसने मुझे सिखाया है और एक अच्छा इंसान बनाया है। और जो सोल्जर है रॉबर्ट ब्रूक, वो उनको प्राउड महसूस करते हैं टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर इंग्लैंड, यानी कि वो अपना जीवन जो इंग्लैंड के लिए दे रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन का जो बलिदान वो दे रहे हैं अपने देश के लिए, ठीक है, इससे वो बहुत ही अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं इस पोयम के अंदर में कि जो डेथ है, ठीक है, ये बहुत ही नोबल और मीनिंगफुल है, यानी कि ये दुखद नहीं है, बल्कि ये एक महान काम है जो अपने देश के लिए वो अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, आफ्टर डेथ हिज सोल, यानी कि उनका आत्मा जो है वो पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा और शांति को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे वो इस पोयम में कहते हैं कि मरने के बाद भी उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो यादें हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लिश यानी इंग्लैंड के लिए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनका दिल पूरी तरह से इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है।
पोयम हमें ये बताता है कि कैसे एक सच्चा सिपाही अपने देश के प्रति प्यार करता है। वो अपने देश से इतना प्यार करता है कि वो अपना जीवन भी उस देश के लिए समर्पित कर रहा है, और वो कहता है कि अगर मेरा जीवन इस देश के लिए चला जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम। ये जो लाइन दिया गया है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये लिया गया है पोयम द सोल्जर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूक्स रेप्यूटेशन एज अ पोएट, यानी रॉबर्ट ब्रूक का जो रेप्यूटेशन है पोएट के रूप में, ठीक है, वो रेस्ट करता है कितने वार सोनेट्स पे? उनके कुल 5 फेमस वार सोनेट्स हैं जिसके वजह से वो काफ़ी फेमस हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पोइट इन द सोल्जर इज इन लव विथ हिज, यानी इस पोयम के अंदर में जो पोइट हैं उनको किससे प्यार है? तो उनको प्यार है अपने कंट्री इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन इन हर्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, ये जो लाइन लिया गया है इन हर्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे पोयम द सोल्जर से, जिसको लिखा है हमारे रॉबर्ट ब्रूक साहब ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबर्ट ब्रूक प्रेजेस, ठीक है, वो प्रशंसा करते हैं किसकी? अपने मातृभूमि, अपने मदरलैंड इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द सोल्जर इज अ डैश, तो ये जो सोल्जर है ये एक सोनेट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 7, द सोल्जर इज अ डैश पोयम, तो हमारा जो पोयम है द सोल्जर ये एक तरीके का पैट्रियोटिक, एक देशभक्ति पोयम है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द सोल्जर डील्स विथ, ये जो पोयम है द सोल्जर ये कंप्लीटली इंग्लैंड का बात करता है, क्योंकि हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट ब्रूक वो इंग्लैंड से हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म कंसील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो कंसील्ड है जो इस पोयम द सोल्जर में यूज किया गया है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है हिडन। कंसील्ड का मतलब हिडन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोयम द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स, यानी इंग्लैंड ने फ्लावर्स दिया है क्या के लिए? टू लव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम द सोल्जर, तो ये पोयम लिखा गया है रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, रॉबर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1887 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, रॉबर्ट ब्रूक डाइड, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी? तो रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु हुआ था 1915 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉबर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड, उनको याद रखा जाता है किस नाम से? तो ही इज नोन एज वॉर पोइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 15, रॉबर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्ली फेज ऑफ द वर्ल्ड वार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, रॉबर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोयम, रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा था पोयम जिसका नाम है द सोल्जर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द सोल्जर इज अ डैश पोयम, तो हमारा जो सोल्जर पोयम है ये एक वार पोयम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टैंजास, यानी कि इस पूरे पोयम के अंदर में जो इमेज और प्रेजेस बताए गए हैं, जो दृश्य दिखाया गया है, ये इंग्लैंड के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, यानी कि ये कह रहा है कि जब उस सोल्जर की मृत्यु हो जाएगी, जहां उन्हें दफनाया जाएगा, वह जगह हमेशा हमेशा के लिए किसका पार्ट बन जाएगा? तो ये बन जाएगा इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ डैश। जो स्पीकर है इस पोएम के अंदर में वो क्या है, तो वो एक सोल्जर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द पोएम डैश इज अ पैट्रियोटिक पोएम। कौन सा पोएम इसमें पैट्रियोटिक पोएम है, तो करेक्ट आंसर है दी सोल्जर। ये एक वार पोएम है और इसलिए ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति पोएम है। क्वेश्चन नंबर 22, रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन क्विज ऑफ एन डैश सोल्जर। ठीक है, वो किस सोल्जर का बात करते हैं, तो वो बात करते हैं एक इंग्लिश सोल्जर का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, द पोएम डैश इज अ सोनेट। तो हमारा ये पोएम द सोल्जर ये एक सोनेट है। सोनेट कहते हैं 14 लाइन्स के जो पोएम होते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ए डस्ट हुम डैश बोर शेप्ड मेड अवेयर। तो ये लाइन आपके पोएम से लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज। यानी इस पोएम के अंदर में जो पोएम है हमारा द सोल्जर, इसके अंदर में जो पोएट हैं वो मिसरीज, वो उस भयावह दृश्य को बताते हैं जो कब होता है, वार के दौरान। ठीक है, युद्ध के दौरान के दृश्य का बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। एक जो सोनेट होता है वो कितने लाइन्स का पोएम होता है, तो ये होते हैं 14 लाइन्स के पोएम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये लिया गया है हमारे पोएम द सोल्जर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द सोल्जर डील्स विथ। ये जो पोएम है ये डील करता है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द सोल्जर इज अ डैश। तो हमारा ये जो पोएम सोल्जर है ये एक सोनेट है जो कि 14 लाइन्स का एक पोएम होता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला पोएम जो कि है एन एपिटैफ। इसको लिखा है वॉल्टर डी ला मेर ने। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वर्ड एपिटैफ है ये हम किसको कहते हैं। तो एपिटैफ वो छोटा सा लेखन होता है जो मर चुके व्यक्ति के बारे में उनके कब्र पर लिखा जाता है, जिसमें उनकी लाइफ, उनके क्वालिटीज़ और डेथ के बारे में जिक्र होता है। ठीक है, तो ये पोएम लिखा गया है वॉल्टर डी ला मेर का। जन्म हुआ था 1873 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। हमारे जो पोएट हैं इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनके पिताजी का मृत्यु तब हो गया था जब ये केवल और केवल 4 साल के ही थे। यानी बहुत ही छोटी सी ही उम्र में इनके ऊपर से पिताजी का साया खत्म हो गया और इस वजह से उनके पूरे फैमिली को मूव करना पड़ा लंदन में। ठीक है, तो वॉल्टर डी ला मेर अपने पूरे परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा 1953 में। ठीक है, और इनको पॉपुलरली चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए 2 बहुत ही फेमस कलेक्शन है, एक सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है द पीकॉक पाई। ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ फेमस वर्क हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पोएम है एन एपिटैफ, इसका मेन थीम क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पोएम है एन एपिटैफ ये एक तरीके का मेलंकोली पोएम है। ठीक है, मेलंकोली कहते हैं एक उदासीन पोएम को। ये जो पोएम है ये एक्चुअली में एक ग्रेव स्टोन के ऊपर में लिखा गया है। ग्रेव स्टोन कहते हैं जब आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसे दफनाया जाता है तो उनके कब्र के ऊपर में एक पत्थर नुमा चीज़ रखा जाता है, उन्हीं के ऊपर में ये पोएम को लिखा गया है। और इस पोएम में, इस कविता के अंदर में एक यंग बताया गया है जो कि मर चुका है और अब शांति से अपने कब्र के अंदर में क्या कर रहा है, वो सो रहा है। ठीक है, ये पोएम दिखाता है कि किस तरह से डेथ, जो मृत्यु है, ये कंप्लीट साइलेंस ला देता है। ठीक, कभी इस पोएम से ये दिखाना चाहता है कि डेथ के बाद पूरी तरह से खामोशी छा जाती है और जीवन की सारी गतिविधियां जो है वो रुक जाती हैं। ठीक है, द लिविंग पीपल कैन ओनली रिमेंबर द डेड
बट कैन नॉट ब्रिंग दम बैक। यानी कि जो जिंदा लोग होते हैं वो केवल उन व्यक्तियों को याद कर सकते हैं लेकिन उन्हें वापस नहीं ला सकते। द पोइट रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। यानी कि जो कवि हैं, ठीक है, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है बहुत छोटा है और डेथ कम्स टू एवरीवन, और जो मृत्यु है वो सभी लोगों के लिए आती है। ठीक है, सभी लोग एक दिन एक समय के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो पोयम है ये बहुत ही सौरो मूड को क्रिएट करती है अपने रीडर को, और लाइफ और मोरालिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो ये था हमारा पोयम एन एपिटैफ, जिसको लिखा है वॉल्टर डी ला मेयर ने। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा पहला क्वेश्चन है डैश रॉट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स। तो चिल्ड्रन के पोएम्स लिखे हैं वॉल्टर डी ला मेयर ने, इसलिए इन्हें चिल्ड्रंस पोइट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्टर डी ला मेयर बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। जो हमारे पोइट हैं ये किस सेंचुरी के थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी। ठीक है, वो 20th सेंचुरी के एक पोइट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ये जो लाइन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लाइन लिया गया है एन एपिटैफ पोएम से, जिसके हमारे पोइट हैं वॉल्टर डी ला मेयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। तो वॉल्टर डी ला मेयर हमें अवेयर करते हैं हमारे इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो इनका जन्म हुआ था 1873 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटिफुल डैश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है लेडी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटैफ बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है वेस्ट कंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिटैफ। इस पोएम एपिटैफ के अंदर में किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटैफ मीन्स। ये जो वर्ड क्रम्बल यूज किया गया है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाई। क्रम्बल का मतलब होता है डाई। क्वेश्चन नंबर 10, डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा दिया गया था हमारे वॉल्टर डी ला मेयर को। ठीक है, 1953 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम एन एपिटैफ। हमारा पोएम जो एपिटैफ है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्टर डी ला मेयर बिलोंग्ड टू। तो ये 20th सेंचुरी के पोएट थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। जो ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज है ये इनको कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1953। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वॉल्टर डी ला मेयर वॉज, वो एक पोइट भी थे, वो एक नॉवलिस्ट भी थे, और उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी भी लिखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्टर डी ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड थीम्स। क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्टर डी ला मेयर हैज रिटन द पोएम। तो इन्होंने लिखा है एन एपिटैफ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वॉल्टर डी ला मेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। क्वेश्चन नंबर 17, वॉल्टर डी ला मेयर किसे जानते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन वॉल्टर डी ला मेयर्स सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलंकोली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेलंकोली का मतलब होता है एक उदासीनता, सैडनेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। तो करेक्ट आंसर है ए, ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द लेडी हु इज डेड
लाइज इन द ग्रेव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी। ये जो लाइन है ये किस पोयम से लिया गया है? तो ये उस लेडी के बारे में जिक्र किया गया है जो अब उस ग्रेव के अंदर में चली गई है। तो ये लिया गया है हमारे एपिटैफ पोयम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। यह लाइन भी हमारे पोयम एंड एपिटैफ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पोयम डज द पोइट एक्सप्रेसेस द फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो एक ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र किया गया है हमारे पोयम एंड एपिटैफ के अंदर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। तो ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल। यह लाइन लिया गया है एन एपिटैफ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। तो वैल्टर डी ला मेयर ने अपने पिताजी की मृत्यु होते हुए देखी जब वो केवल 4 वर्ष के थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 years। क्वेश्चन नंबर 27, हु थिंक्स दैट लेडी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैल्टर डी ला मेयर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, वैल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज। ये उनको दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द पोइट फियर्स दैट नो वन विल डैश लेडी आफ्टर डेथ रिमेंबर। ठीक है, नो वन विल रिमेंबर लेडी आफ्टर डेथ। क्वेश्चन नंबर 30, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय। ये बहुत ही फेमस कलेक्शन लिखा गया है वैल्टर डी ला मेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैल्टर डी ला मेयर बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। तो ही बिलोंग्ड टू 20th century। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट यूज किया गया था उस ब्यूटीफुल लेडी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द वर्ड क्रम्बल इज यूज्ड। द वर्ड क्रम्बल यूज किया गया है टू डाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटैफ इज। तो ये जो हमारा पोएम है ये एक मेलंकोली पोएम है, एक सैडनेस वाला पोएम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, वैल्टर डी ला मेयर वॉज अवार्डेड डैश इन 1953। तो इनको दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू डैश कंट्री। तो द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू वेस्टर्न कंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और इसे और भी लोगों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।